नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। रुड़की शहर के एक होटल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नगर पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और बैठक में कहा गया कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा अपने चिकित्सकों और अनैतिक अनुमति दिए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति में सीधे सीधे आमजन से खिलवाड़ किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सकों के पास सर्जरी की कोई प्रैक्टिस नहीं होती। उन्होंने बताया कि लंबी प्रैक्टिस के बाद एलोपैथिक चिकित्सक अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक सर्जरी करते हैं, लेकिन अब आयुर्वेद चिकित्सकों को तमाम सर्जरी करने की अनुमति दी गई है, जिससे परेशानियां बढ़ने की पूरी आशंका है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया गया तो आगामी 8 दिसंबर को प्रोटेस्ट किया जाएगा, यानी कि प्रदर्शन पर ये लोग उतर आएंगे। अभी सेंटर ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक गजेट नोटिफिकेशन निकाला है। उसके अकॉर्डिंग जो आयुर्वेदिक विधि के डॉक्टर्स हैं उनको बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर करने की इजाज़त दी जा रही है। जो सर्जिकल प्रोसीजर एक क्वालिफाइड एमएस को करने चाहिए, एमएस ऑर्थोपेडिक्स को, एमएस आई को, एमएस ईएनटी को, एमएस जनरल सर्जन को करने चाहिए, वो सारे प्रोसीजर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने को करने की इजाज़त दी जा रही है। हमारा कहना यह है कि एक रिग्रेसिव स्टेप है। इससे मिक्सोपैथी को बढ़ावा मिलेगा, क्वैकरी को बढ़ावा मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि जिसकी जो विद्या है, जिसकी जो पैथी है, उसको उसी में काम करने की इजाज़त दी जाए। आयुर्वेद वालों को आयुर्वेद की इजाज़त दी जाए, जिससे कि उनका बढ़ावा हो, आयुर्वेद का बढ़ावा हो। आईएमए आयुर्वेद के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। आईएमए चाहती है कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले, और यही आईएमए का वो कि आयुर्वेद हमारी विद्या है और हम चाहते हैं कि उसको बढ़ावा मिले। तो इसमें आपको हमें इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे नुकसान समाज को है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब एक कोई व्यक्ति जो उस विद्या में पूरी तरह से ट्रेंड ही नहीं है, उससे वो इलाज करेगा, जो आयुर्वेद में ट्रेंड कोई व्यक्ति है वो एलोपैथ का इलाज करेगा। पूरे इंडिया में सेंट्रल आईएमए ने ये डिसाइड किया है कि 8 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। 2 घंटे का प्रोटेस्ट है। इसी 8 तारीख को 8 दिसंबर को 12 बजे से 2 बजे तक प्रोटेस्ट होगा उसमें। और उसके बाद 11 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक सारी जो रूटीन ओपीडी एंड रूटीन सर्जरी नहीं होंगी, एक्सेप्ट इमरजेंसी एंड कोविड सर्विसेज। हम लोग इमरजेंसी एंड कोविड सर्विसेज देंगे, लेकिन जो रूटीन सर्विसेज है ओपीडी एंड रूटीन सर्जरी नहीं करेंगे। 11 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। एडवांस ट्रीटमेंट में जो एलोपैथी कह रही है। तो लक्सर में जन विकास संघर्ष समिति ने उत्तराखंड में समूह की भर्तियों के लिए किए गए प्रावधान पर आपत्ति जताई है। जन विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष मास्टर कुशल पाल सैनी की अगुवाई में समिति का कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पूरन सिंह राणा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समूह की जो नौकरियां हैं उनके लिए प्रस्तावित भर्तियों में एक नया प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भर्तियों के लिए केवल नहीं बल्कि युवक आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर अन्य परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य से ही पास की होनी चाहिए। तो ऐसा करके सरकार ने प्रदेश के हजारों लाखों युवाओं का रोजगार पाने का सपना धूमिल कर दिया है। और जिन युवकों ने पड़ोसी राज्य से परीक्षाएं पास की हैं और जो वर्तमान में उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उन्हें समूह की जो ये नौकरियां हैं उनके आवेदन की छूट दी जाए। इस पर पूरी तरह से गौर करने की भी बात कही गई। आज हमने माननीय महोदय और मुख्यमंत्री जी को समिति जन विकास संघर्ष समिति की ओर से ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में जो समूह गाय की होने वाली भर्तियां हैं उनमें एक शासनादेश पास किया गया है कि जिन्होंने उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किया है वही उसके पात्र होंगे। तो इसके विरोध में हमने मांग की है कि इस क्लॉज को हटाया जाए, क्योंकि शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है भारत के नागरिक का। वो कहीं से भी किसी भी स्टेट से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इस आधार पर उसको नौकरियों में वंचित ना किया जाए, हमारा ये अनुरोध है, मांग है। और इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल दोनों को भी एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भेजा। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष राजेश रस्तोगी का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार पूंजीपतियों की पिट्ठू बन गई है और कृषि कानून भी पूंजीपतियों के फायदों के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी सरकार किसानों को पूरी तरह से पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है और उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। इस मसले पर लक्सर संवाददाता जसवीर सिंह ने कांग्रेस सेवा दल प्रदेशाध्यक्ष रस्तोगी से खास बातचीत की है। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है।
कृषि कानूनों के विरोध में किसान द्वारा किया जा रहा आंदोलन तूल पकड़ रहा है। उत्तराखंड में भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पर सीधे आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस किसानों को हवा दे रही है, यानी कि आंदोलन को हवा दे रही है। ये आरोप कांग्रेस पर है। हमारे साथ में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रस्तोगी हैं, उनसे बात करेंगे। राजेश रस्तोगी जी, जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां फेल होते हैं वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर डाल देते हैं। भैया राहुल गांधी तुम्हारा बाप थोड़ा ही है यार, क्यों टिप्पणी कर रहे हो? तुम तो किसानों की समस्याओं का समाधान करो, नहीं कर सकते तो बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। आज किसान विरोधी की आड़ में किसानों के स्वाभिमान का, किसानों के सम्मान का, किसानों की फसलों का, किसानों की खेती का कुचलने का षड्यंत्र केंद्र सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। किसानों की सोच का कोई आदमी केंद्र सरकार में है ही नहीं, सब उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं। आज जब देश भर का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, गुजरात का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, उत्तराखंड का किसान, राजस्थान का किसान जब दिल्ली में बैठ गया है तो आप कांग्रेस की तरफ घुमा रहे हैं। आप फेल हो चुके हैं, आप माफी मांगे और जो किसानों की समस्याएं हैं उसका समाधान करें और ये अध्यादेश वापस लें। अच्छा, जिस तरह से 8 दिसंबर का ऐलान भी है, यानी यदि बात नहीं बनती है तो किसान पूरे देश को, यानी कि भारत बंद का ऐलान किया, कांग्रेस किस तरह की भूमिका निभाएगी? क्या कांग्रेस में साथ है? कांग्रेस पार्टी भी और देश की जनता भी किसानों के साथ खड़ी है और किसानों का, नौजवानों का और सेना का कांग्रेस ने और देश की जनता ने हमेशा सम्मान किया है, आगे भी जारी रखेगी। अगर केंद्र सरकार ने 8 दिसंबर से पहले कोई डिसीजन किसानों के हक में नहीं लिया तो 8 दिसंबर के आंदोलन को और भारत बंद को भी केंद्र सरकार याद रखेगी। चलिए, तो ये रस्तोगी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि 8 दिसंबर से पहले बात नहीं बनी, यानी किसानों और सरकार के बीच में कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं 8 दिसंबर को जो आंदोलन, यानी जो भारत बंद है, उसमें कांग्रेस साथ देगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की, यानी भाजपा सरकार की होगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह के हालात रहते हैं। जसबीर सिंह, 24/7 लक्सर। तो लालकुआं क्षेत्र स्थित बिंदुखटा में बीजेपी मंडल कार्यकारिणी के 1 वर्ष पूरा होने पर सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। वहीं विपिन राजभर को बिंदुखटा ओबीसी, जो कि मोर्चा मंडल के अध्यक्ष हैं, मनोनीत होने पर सभी कार्यकर्ताओं ने इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि 2022 में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। 2022 में एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी। हमने इस 1 वर्ष के कार्यकाल में लगातार संगठन को मजबूती दी है। अनेक क्षेत्रों से हमारे साथ अनेक वर्ग के लोग जुड़े हैं और एक युवा वर्ग स्पेशली हमने कोशिश की है कि सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और एक अच्छा खासा युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ के बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। अभी हम इस क्षेत्र में महिलाओं में और पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जो है उसका भी गठन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र एक सैनिक बहुमूल्य क्षेत्र है और महिलाओं में भी हम निरंतर जो है फील्ड में जा कर के पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच जो कोरोना काल आया, आप सभी ने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी निरंतर अनवरत हर शख्स तक मदद के लिए पहुंची है। आगे क्या रणनीतियां होंगी आपको इस क्षेत्र में? और हमारी रणनीति लगातार यही है कि हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से 2022 के चुनावों में पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ चुनाव लड़े और हम दोबारा सत्ता में आएँ। उत्तराखंड के अंदर इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। तो गदरपुर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रीना कपूर ने महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन कर नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। गदरपुर विधानसभा के ग्राम ललपुरी स्थित महिला कांग्रेसी नेता रेखा रावत के निवास स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम के दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रीना कपूर की ओर से कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए रेखा रावत को महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष और गुलर भोज नगर अध्यक्ष नाजमा जो बेगम है उन्हें बनाया गया और बिशनपुर निवासी कुसुम रानी को ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाया गया। और जिला अध्यक्ष रीना कपूर ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि नवनियुक्त पदाधिकारी की मेहनत और लगन से महिला कांग्रेस की मातृ शक्ति में नई ऊर्जा को और ज्यादा संचार मिलेगा, संचार यहां पर होगा और निश्चित ही 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा। ललपुरी में एक सभा करी और हमने वहां पर रेखा रावत
जो पूर्व में बीडीसी भी रह चुकी हैं और जिला पंचायती भी उन्होंने लड़ा है, उनको हमने ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया है। साथ में गुलर भोज से नाजमा बेगम को हमने नगर अध्यक्ष गुलर भोज बनाया है और बिशनपुर की कुसुम बनानी को ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाया है। देखिए, महिला कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज हम जहां पर हमने प्रोग्राम करा वहां पर काफी महिला समूह चलते हैं। महिलाओं में काफी रोष था कि उनके लिए कोई काम नहीं आ रहा है, कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम नहीं हो रहा है। तो हमने ऊपर बीडीएम जो है इनके, उनको फोन करा और एक शशि रावत जी हैं, उनको फोन करा और महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए हमने उनसे कहा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो एक कैंप लगाएंगे और महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे, जिससे, क्योंकि महिलाएं चाहती हैं कि वो स्वावलंबी बने, उन्हें काम मिले और अपना वो भरण पोषण कर सके। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराई हुई हैं। हाल ही में उत्तराखंड के बटकोत में कुछ व्यक्तियों की खाना से हालत जो है वो बिगड़ गई थी। खाना उन्होंने खाया था जिसकी वजह से हालत खराब हो गई, लेकिन वहां उनको स्वास्थ्य सेवा न मिलने के कारण उनको देहरादून का रुख करना पड़ा, और जिस पर वहां के लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि पहाड़ों में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हैं और सरकार को पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और स्वास्थ्य सेवाएं होना बहुत लाजमी है। सेवा तो बहुत ही मतलब गंभीर रूप से एकदम निजी हो रखी है, जिसके कारण से वहाँ पे मतलब जो भी डॉक्टर हैं वो मतलब अच्छी तरह से ना तो वहाँ फैसिलिटी है ना कुछ वो पता है। तो अगर कुछ ही उल्टी दस्त हो जाए तो उसकी भी अच्छी से हमको मतलब सुविधा नहीं हो पाती है, क्योंकि जिसके लिए अगर यहाँ पे अगर देहरादून के लिए रेफर किया जाए तो यहाँ पे भी कोई इधर धक्का मारता है, कोई इधर धक्का मारता है। यहाँ पे भी हमको अच्छी तरह से उपचार नहीं होता है और आगे जाके मतलब पेशेंट को इतनी दिक्कतों के सामने करना पड़ता है। और जो डॉक्टर कभी बोलते हैं कि थोड़ी देर में आ रहे, ना उनको दवाई टाइम टू टाइम मिलती है ना कुछ। मेरी आपसे मतलब विनम्र अनुरोध है कि अगर ऊपर हमारे उत्तरकाशी बड़कोट में अगर एक अच्छा अस्पताल या कोई मतलब बड़ा गवर्नमेंट का अस्पताल। के प्रदेश महासचिव राजीव ग्रोवर ने कहा कि किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी के नेतृत्व में प्रदेश भर में किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी क्रम में गदरपुर में भी प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के सैकड़ों किसान ठंड में सड़कों पर बैठे हैं और इसी के विरोध में कांग्रेस भी लगातार काम करती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार व अंबानी अडानी का पुतला भी यहां पर आज दहन किया। हम लोगों ने आज का जो पुतला नरेंद्र मोदी, अंबानी, अडानी के फूके हैं, और इसलिए फूके हैं क्योंकि जो हमारे किसान भाई इस समय दिल्ली में धरना दे रहे हैं, उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के सरकार के लोग जो व्यवहार कर रहे हैं वो कतई न्यायोचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार के विरोध करने के लिए और हमारे जो किसान भाई लोग इस समय आंदोलन कर रहे हैं, पूरे ठंड में वहाँ सड़कों पे सो रहे हैं, तो उनको समर्थन करने के लिए हम लोगों ने फूका है। बाकी कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही इस काले कानून का जो विरोध किया है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी यही है कि इस कानून को वापस कराया जाए किसानों के हित में, इसलिए हम लोगों ने ये फूका है। वहीं दिल्ली में किसान बिल के विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में डोईवाला के किसान भी उतर आए हैं। डोईवाला में किसानों ने किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला भी दहन करते हुए इस बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेता मनोज नौटियाल ने कहा कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, इसलिए किसानों के हित को देखते हुए सरकार इस बिल को वापस ले। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया तो डोईवाला के किसान भी बड़े आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे करने को, क्योंकि लगातार जिस तरह से काम हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और देश का किसान अब अपनी मांग उठाता हुआ नजर आ रहा है।
आज डेवाला के सभी किसानों ने जो किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज यहाँ पर देखा होगा चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया। ये हम सब किसान लोगों ने परसों मीटिंग करी थी कि जो हमारे किसान भाई जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और अन्य राज्यों से जो दिल्ली पहुँच रहे हैं, उनके समर्थन के लिए जो किसान लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, हम लोगों ने उसके समर्थन पर यहाँ पर पुतला दहन किया। सरकार पिछले 4-5 दिनों से वार्ता कर रही है। परसों 3 तारीख को वार्ता हुई थी, आज फिर वार्ता है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार को सुदबुद्धि आए और जो किसान आंदोलनित हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि एसएमसी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लागू किया जाए, तो इन सब बातों पर अगर सरकार अपना विड्रॉ करती है तो सारे किसान बॉर्डर से हटने को तैयार हैं। तो राजधानी में बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए देहरादून पुलिस नए तरीके अपनाकर बदमाशों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में अब दून पुलिस ऑपरेशन थर्ड आई के नाम से भी विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां हाईटेक नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसके साथ ही जनपद के सभी थाना चौकी क्षेत्रों में उन स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां दूर दूर तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। अब सभी थाना प्रभारियों को टास्क दिया जाएगा कि वे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और जनता के सहयोग से अधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करें। और डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने ऑपरेशन थर्ड आई को लेकर कहा है कि सभी पुलिस प्रभारियों को 15 दिनों का समय दिया गया है। इस दौरान इस बात का प्रयास किया जाएगा कि जनपद का ऐसा कोई संवेदनशील इलाका ना छूटे जहां सीसीटीवी कैमरा लगना रह जाए। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराध की रोकथाम के साथ साथ घटना करने वाले बदमाशों के अंदर खौफ पैदा करना है। देखिए, अब हम लोग जो क्राइम हो रहा है उसमें तमाम टूल्स इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट टूल जो है सीसीटीवी के माध्यम से उनको ट्रेस करने का भी है। मैनुअली भी कोशिश करते हैं फॉलो करने का, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की डेट में टूल हो गया है वो कैमरे से जो भी हमको लिमिट पाती है उससे काफ़ी पुलिस को सहूलियत रहती है। तो एक हमने 2 हफ्ते का एक ड्राइव स्टार्ट किया है। फोकस ये है कि जो इस तरह के पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे कैमरे नहीं लगे हुए हैं और जहाँ से कई बार हमको दिक्कतें आती हैं जब हम कैमरे फॉलो कर रहे होते हैं, वो एरियाज हमारे कवर हो जाएं। तो जो भी हमारे थाना प्रभारी हैं, स्टेप अफसर्स हैं, उनको बताया गया है कि 2 हफ्ते का एक विशेष अभियान चलाएंगे और जो भी इस तरह के हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कैमरे फंक्शनल नहीं है या नहीं लगे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको रेक्टिफाई करेंगे और जहाँ पर नए कैमरे लगने हैं उनको इमीडिएटली लगवाने का काम करेंगे। और इसके बाद 15 दिन के बाद हम इसमें एक मॉक एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर ऐसी खामियां भी रह गई हैं जहाँ से क्रिमिनल को लाभ मिल सकता है। फोकस इसी बात पर है कि कैमरों का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सके। खासतौर से रात के समय जो घटनाएं होती हैं, नाइट विजन वाले जो कैमरे हैं वो बड़े खराब स्थिति में या बहुत कम है हमारे पास, उस पर भी हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के जो कैमरे हैं उनके फंक्शन होने के बाद काफ़ी सहूलियत रहेगी, तो उसमें हम लोग उनके क्लोज टच में हैं ताकि वो भी जल्दी से जल्दी हमको उसका भी हेल्प मिल पाए। ये एक्सरसाइज 2 हफ्ते बाद कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मॉक टेस्ट में जो भी बातें रहेंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे इसमें। तो बीते दिनों सड़क हादसे में रायपुर निवासी एक शख्स की मौत हो गई थी और इस मामले की जांच डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सीओ रायपुर पल्लवी त्यागी को सौंपी थी और सीओ रायपुर ने अपनी रिपोर्ट डीआईजी को सौंप दी है। रिपोर्ट में यह पाया गया कि यह हादसा सड़क में खुले पड़े हुए मेन हॉल के कारण हुआ है। मेन होल जो है वो यहां पर था जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा यहां पर पेश आया और इस रिपोर्ट के आधार पर अब रायपुर थाने में संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वहीं डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने ये सस्पेक्ट यहां पर किया है कि यदि सड़कों में खुले हुए मेन होल के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसे में संबंधित संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा गंभीर प्रकरण था और इसमें जो है इसीलिए इमीडिएटली जो हमारी सीओ नेहरू कॉलोनी है उनको जांच दी गई थी और हमारा फोकस इसी बात पर है कि इस तरह के जो हादसे हैं उनको रोका जा सके। जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो काम कर रही हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। उनके स्तर पर कोई इस तरह की लापरवाही होती है जिससे किसी की जान चली जाती है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसीलिए इसमें हम लोग लीगल कार्रवाई भी कर रहे हैं और इसमें एफआईआर हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं और फिर जो भी फैक्ट्स आगे सामने आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। तो कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन देहरादून के सरकारी अस्पताल गांधी शताब्दी और कोरोनेशन अस्पताल में कैंटीन में सरकार की कोरोना की
गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब इस पर मीडिया कर्मियों की नजर पड़ी है तो कैंटीन संचालक सतर्क होते हुए नजर आए। उन्होंने आनन फानन में मास्क लगाए हैं और वहीं जब इस मामले को लेकर अस्पताल के सीएम और एम जो कि एस मनोज इनका नाम है, उप्रेती से बातचीत जब की गई है तो उन्होंने कैंटीन संचालकों पर कार्रवाई करने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर कैंटीन संचालक इस तरह से बिना मास्क के काम करते हुए नजर आए तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन बार बार एक ही संदेश दिया जाता है कि कोरोना महामारी जिस तरह से पैर पसारती जा रही है तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। हर दुकानदार को हर कैंटीन में लगातार ये होना चाहिए और अनिवार्य करना भी बहुत जरूरी है कि आप जब तक यहाँ पर मास्क लगाकर नहीं आएंगे तब तक आपको कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा। इसको हम कल ही जो है इसको कसेंगे जरा इस मामले को। और दूसरा यह है कि सिर्फ एक दिन कहने से काम नहीं चलेगा, हमको रोज ही इस चीज को देखना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ की कैंटीन हो चाहे वो गांधी शताब्दी की कैंटीन हो। लोगों को इसके लिए थोड़ा सा सीरियस तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जरा सा चूक और बीमारी आपको तुरंत पकड़ेगी। तो एसपी देहात स्वप्न किशोर ने लक्ष्य कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान एसपी ने सबसे पहले कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण किया और इसके बाद शास्त्रों की चेकिंग यहां पर हुई है। जो शस्त्र थे उसकी भी चेकिंग की गई और एसपी ने लंबित मुकदमों की जांच पूरी करने के बाद मुखबिरी तंत्र को और मजबूत करने के साथ साथ गांव के चौकीदारों से लगातार संपर्क बनाकर गांव की तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस दौरान कोतवाल हेमेंद्र नेगी और एएसआई नितेश शर्मा और तमाम चौकी प्रभारी भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे, क्योंकि चौकी प्रभारियों पर भी दिशा निर्देश जो है वो लागू किए गए हैं, उन्हें भी काम जो है वो सौंपे गए। कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से असलहों के रखरखाव के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे यदि बेहतर स्थिति में है तो आपातिक स्थितियों में वो हमारी और आम जनता की सुरक्षा कर सकेंगे। रखरखाव संतोषजनक पाया गया है, फिर भी और बेहतर रखरखाव के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जो माल खाने के अन्य उपकरण हैं, जैसे आपदा संबंधी या बचाव आदि संबंधी, उन सभी उपकरणों को और बेहतर स्थिति में समय समय पर उनको धूप दिखाया जाने, ताकि उनमें फफूंद या फंगल की स्थितियां डेवलप ना हो सकें, निर्देशित किया गया है। उच्च हिमालय क्षेत्रों का राजा कहे जाने वाला दुर्लभ वन जीव और हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड की प्रथम चरण की गिनती शुरू कर दी गई। ये गिनती गंगोत्री नेशनल पार्क सहित पिथौरागढ़ और चमोली में स्थित पार्कों में की जा रही है और इस काम के लिए वन विभाग की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जिन्होंने पार्क के नेलांग सहित गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड के जो कील हैं और पगमार्क हैं, उनके साथ ही भरम की संख्या का जायजा लिया है। गंगोत्री नेशनल पार्क के रेंज अधिकारी प्रताप सिंह पंवार के मुताबिक गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत पहले चरण में स्नो लेपर्ड की गिनती के तहत की गई रैकी में स्नो लेपर्ड के पगमार्क और कील जो अच्छी संख्या में मिले हैं। साथ ही स्नो लेपर्ड के मुख्य भोजन भरण की संख्या भी सकारात्मक दिखी है और साथ ही भारत सरकार के निर्देशानुसार अलग अलग टीमों ने पार्क के सभी क्षेत्रों में रैकी की है और गिनती का यह अभियान अभी भी जारी है। समय हमारे द्वारा है 2 नवंबर से जो है स्नो लेपर्ड की गिनती के लिए कुछ टीमें बनाई गई थी, जिस टीम में मैं भी था तथा मेरे एक दूसरे साथी भी थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में लेपर्ड की गणना की गई तथा उसके जो स्टैक्स हैं कि किन क्षेत्रों में वो रहते हैं, किन क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड के चिन्ह मिलते हैं, ये पूरा इस समय भ्रमण किया गया तथा आने वाले टाइम पे अभी भी भ्रमण किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि स्नो लेपर्ड जो है जब ज़्यादा बर्फबारी होती है, क्योंकि उसके जो प्रिय भोजन है बर्ड, वो जो है गंगोत्री के आसपास या 10,000 के आसपास अपना आ जाते हैं। इसी कारण स्नो लेपर्ड भी अपने भोजन के लिए जो है नीचे की ओर आ जाता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।